हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सब इतने लेट कैसे हो गए आज? चलो, आज वैसे हम बहुत ज्यादा लेट हो गए। तो पहले तो कल के क्लास में किसी को कोई डाउट था तो अभी पूछ लो। और अगर नहीं था डाउट तो फिर आज हम दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। दोबारा आई यस मीन मैम। हम आगे चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो सारे आगे नहीं, सिर्फ गौतम और वरुण आए। जरा फोन करो तरुण और दीपांशु को, कर रहा जल्दी हूँ मैम मैं। अटेंड करें क्लास। तो तब तक हम थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। चेंज इन डिमांड हमने पढ़ लिया था। मार्केट डिमांड हमारा क्या होता है? किसी ने फोन किया उन दोनों को? हेलो। फोन कर रहे हो तो बताओ मुझे, और नहीं कर रहे हो तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। रिस्पॉन्स दो। मैम आ गया दीपांशु। गुड मॉर्निंग हाँ, मैम। गुड। गुड मॉर्निंग। लेट कैसे हो गए? ऑनलाइन क्लासेस का यही तो नेटवर्क। चलो कोई नहीं, गौतम भी चला गया। हम क्लास तो स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद बीच में जब आते रहेंगे तो एक बार ब्रीफिंग कर दूंगी मैं। तो हमने मार्केट डिमांड पढ़ा था कल। ठीक है, तो ये टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी होती है जो पूरे मार्केट में डिमांड होती है। कंज्यूमर, जितने भी कंज्यूमर होते हैं ना, उनकी जो टोटल डिमांड होती है उसको हम मार्केट डिमांड कहते हैं। सेकेंड है हमारा डिमांड फंक्शन। इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड फैक्टर्स इफेक्टिव डिमांड। अब देखो, अब इसमें बोलोगे डिमांड फंक्शन क्या है। डिमांड फंक्शन एक रिलेशनशिप है डिमांड के बीच में और जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को उनके बीच में। तो तीन फैक्टर्स थे। एक तो प्राइस, ठीक है, एक तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा हमारा था इनकम ऑफ द कमोडिटी, तीसरा जो हमारा था टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कमोडिटी। ये तीन फैक्टर होते हैं डिमांड को अफेक्ट करने वाले। तो डिमांड फंक्शन वही कहता है कि इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, फिर है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। ये कल मैंने बताया था ये सब, मैं एक बार शॉर्ट में बता रही हूँ। लॉ ऑफ डिमांड हमारा ये बताता है, जब हमारा कोई एक फैक्टर कांस्टेंट होता है, सॉरी, जब हमारा कोई बाकी फैक्टर जब कांस्टेंट होता है, तो जो प्राइस ऑफ कमोडिटी होता है और जो डिमांड होती है वो इनवर्स रिलेशनशिप में होता है। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है वो कम होगी, और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस हमारा कम होगा। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है।
फिर आया हमारा चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड कैसे होगा? जब भी डिमांड चेंज होती है रीजन से, क्योंकि उसके जो फैक्टर्स होते हैं उनमें चेंजेस आता है, तब जो डिमांड चेंज होती है तो उसको कहते हैं चेंज इन डिमांड। ये सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ द डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स मतलब होता है फैक्टर्स, ये समझ लो, कंफ्यूज मत होना। When demand changes due to the change in any one of the determinants other than the price, तो होता है वो हमारा चेंज इन डिमांड। अगर प्राइस चेंज हो रही है तो उसको हम चेंज इन डिमांड नहीं कहते, बट बाकी जो दो हमारे डिटरमिनेंट्स है वो चेंज हो रहा है ना, तो वो चेंज इन डिमांड कहा जाता है। उसके बाद अब आ रहा है हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। When demand changes due to the price in its own keeping all the other factors constant। जब प्राइस चेंज होता है तब जो डिमांड कम या ज्यादा होता है, वो जो चेंजेस होते हैं ना, उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस चेंज होता है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं, और जब बाकी दो फैक्टर्स चेंज होते हैं जिसकी वजह से डिमांड चेंज होती है तो उसको कहते हैं चेंज इन डिमांड। उसके बाद आया हमारा डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल। अब देखो डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल क्या होता है। A tabular presentation of price and quantity, it is called demand schedule, and a demand curve is graphically presented representation of demand schedule। अब ये जो हमें ग्राफ या डाटा मिलता है ना, जैसे 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, तो ऐसे जब x गुड 1 है, y गुड 2 है, तो प्रॉपर में एक डाटा मिलता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कुछ भी करने के लिए डाटा मिलता है ना, तो जो डाटा होता है उसको हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल, और जो डाटा से हमारा डायग्राम बनता है उसको हम कहते हैं डिमांड कर्व। ये क्लियर हुआ? डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल क्लियर हुआ? मैम नहीं हुआ क्लियर, मैम एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, जो हमारा डिमांड कर्व होता है ना, ये बेसिकली जो डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल क्या होता है। डिमांड शेड्यूल मतलब होता है हमें एक डाटा मिलता है, ठीक है, जैसे हाँ इसमें दिया नहीं हुआ है शायद, इसमें नहीं दिया डाटा नहीं तो। अच्छा तुम लोग जब बार ग्राफ बनाते हो तुम्हें एक डाटा मिलता है ना बार ग्राफ का? यस मैम। यस मैम। हाँ, जो बार ग्राफ का डाटा था, बार ग्राफ बनाओ या फिर पिक्टोग्राफ बनाओ, तुम्हें एक डाटा मिलता होगा बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स में जो होता है कॉलम वाइज होता है ना। यस मैम। हाँ, तो वो जो डाटा होता है ना, उस डाटा को ही हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। जैसे बार ग्राफ में हमें डाटा मिलता है, टेलीग्राफ में डाटा मिलता है, वैसे वो जो डाटा होता है ना हमारा, उसको हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। और उस डाटा को लेके जो कर्व बनाते हैं वो होता है हमारा डिमांड कर्व। ठीक है, जैसे जो डाटा मिला, जब बार ग्राफ का हमें कोई डाटा मिलता है तो वो डाटा रहता है, और जो बार ग्राफ हम बनाते हैं उसको हम बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, वैसे ही ये भी है, जो डिमांड शेड्यूल होता है हमारा डाटा होता है, और इससे जो हमारा कर्व बनता है वो हमारा होता है डिमांड कर्व, जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हो। यस मैम। ठीक है, तो अब क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसमें दिखाया गया डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। ठीक है, तो डिमांड कर्व तो मैंने कल भी बताया था कैसे हो गया। जो डी हमारी लाइन नहीं है, ये हमारा डिमांड कर्व है। ये 0 मतलब ओरिजिन मैम मतलब कभी ये 0 नहीं होगा डिमांड, आपने बताया हाँ था। ये 0 नहीं होगा। ठीक है, बट बेसिकली हम इसको 0 नहीं कहते, हम इसको ओ कहते हैं। ये ओरिजिन होता है, और ओरिजिन हमेशा 0 0 होता है। आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा, ओरिजिन का जो होता है एक्सिस होता है वो 0 0 होता है। तो ये एक्स कोड है, ये वाई कोड है। ठीक है, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, प्राइस 1, प्राइस 2। अब इसमें भी देखो क्या हो रहा है। जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी क्या है, Q1, मतलब प्राइस जब ज्यादा है तो क्वांटिटी क्या है, कम है। और जब प्राइस हमारा कम हो गया मतलब P2, तो क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। दिख रहा है ना? यस मैम। तो इसी तो ये एक डिमांड होगी, ये एक डिमांड होगी। अब डिमांड कर्व को जब जोड़ दिया ना हमने दो डिमांडों को, इक्विलिब्रियम पॉइंट को, तो ये हमारा डिमांड कर्व बना। रीजन क्या है कि हम कभी भी इंडिविजुअल डिमांड को नहीं देखते, हम थोड़े मार्केट के डिमांड को देखते हैं, एक या दो से ज्यादा डिमांड ही देखते हैं।
Yes, ma'am. अब उसके बाद है हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। और स्लोप जो है ना वो थोड़ा मैथ्स का टर्म है, तो ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल होता है और कुछ नहीं होता। जैसे इसमें लिखा हुआ है चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा पी डेल्टा वाई। अब इसमें बस यही है कि जब हम प्राइस में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो क्वांटिटी में कितनी चेंजेस आ रही है, तो उसका जो रेट होगा ना उसको हम कहते हैं स्लोप। जैसे यहाँ पे होगा, जैसे हम मान लेते हैं ये 20 है, ठीक है, ये 20 है, ये 50 है। पर जब हमने जो 50 से 25 किया इसकी जो प्राइस को, तो क्या हुआ, जो डिमांड है वो 20 से 30 होगी। तो कितना चेंज हुआ, 50 से हमारा 25, तो यहाँ पे आएगा चेंज इन प्राइस कितना हुआ 25 रुपीज का, और चेंज इन डिमांड कितना हुआ 20 से हमारा क्या हो गया था 30। 25 से 30 जब हुआ तो हमारा क्या 5, हाँ 5 का हुआ। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 25 अपॉन में 5। कितना चेंज हुआ है ना उनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना हम वही लेते हैं। ठीक है, मैं एक और बात बता रही हूँ। मान लो हमारा जो ये Q है, Q1 है, वो है हमारा, हाँ हमारा जो ये Q1 है इसको मान लेते हैं ये हमारा है 20 रुपीज, ठीक है, 20 क्वांटिटी। जो हमारा P1 है वो 50 रुपए, P2 जो है हमारा 25 रुपए, ठीक है, और Q2 क्या है हमारा, अगर इसको हमने 20 माना है तो इसको 30 मान लेते हैं, 30 रुपीज मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली है कि जब P1 में जब हमारा प्राइस 50 रुपए, तुम्हारी क्वांटिटी कितनी है 20 रुपीज, ठीक है, 20 मतलब 20 रुपीज नहीं 20 प्रोडक्ट्स 20x मान लेते हैं। जब हमारा प्राइस कम हुआ तो क्या हुआ, वो 20 से बढ़ के हो गया 40 हो गया मान लो, ठीक है, 20 से ये 40 हो गया। तो कितना डिफरेंस हुआ, इसका तो बिल्कुल हाफ हो गया। तो 50 से हमने 25 में जब प्राइस किया तो यहाँ पे आएगा क्या 25, तो क्वांटिटी कितनी बढ़ गई 20 से लेके 40 तक, कितनी क्वांटिटी हुई 20 रुपीज, सॉरी 20 प्रोडक्ट्स बढ़ गया। हाँ, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है ना वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 25 अपॉन में 20, फिर डिवाइड करके जो एक आंसर आएगा वो होगा हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये क्लियर हुआ, न्यूमेरिकल है ये बस बेसिकली। सबको क्लियर हुआ ये दीपांशु को छोड़ के? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, अब आया हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये मैंने उस दिन भी बताया था कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी मतलब तो खींच सके, बेसिकली इलास्टिसिटी मतलब होती है खींचना। हाँ, तो डिमांड का खींचना मतलब बेसिकली हम ये बोलते हैं price elasticity of demand is a measurement of change in quantity demand in response to change in the price of the commodity। इतना ये बोल रखा है कि जब भी हमारी कभी प्राइस चेंज होती है तो जो डिमांड होती है उसमें कितना फर्क पड़ता है वो हमारा डिसाइड करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी, अब पानी देख लो, अगर ऐसा हो गया कि दुनिया में कहीं पानी ही नहीं बचा, बस खरीद खरीद के हम पी सकते हैं, तो पानी की प्राइस कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए, वो बंदा हाँ कितना ही क्यों ना इंक्रीज हो जाए, वो बंदा उस पानी को खरीदेगा ही, जब तक वो खरीद सकता है, चाहे उसको अपनी पूरी इनकम देनी हो पर वो पानी खरीदेगा। तो इसलिए ना उसकी जो ये होगा ना, पानी का जो डिमांड है वो है इन इलास्टिक, मतलब उसको हम किसी पानी चाहिए तो चाहिए, उसकी नीड कंप्लीट है, उसको हम किसी और के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, किसी और से हम प्यास नहीं बुझा सकते। जैसे पानी हो गया, पानी की प्यास पानी ही बुझाती है, हम पेप्सी पी के भी पानी की प्यास नहीं बुझा सकते, ठीक है। तो बेसिकली ये है। और ये सोच लो गोल्ड, सोना होता है ना, गोल्ड ज्वेलरी होती है, आपकी मॉम्स के पास होगी, मतलब तो ये होता है जब गोल्ड का रेट कम होता है ना तब पर्सन उसको खरीदते हैं, ठीक है। अब ऐसा हो गया गोल्ड का रेट बहुत ज्यादा हो गया तो पर्सन खरीदेंगे उसको, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, इसमें पे मैम सेल आउट कर देते हैं। हाँ सेल आउट कर देते हैं, बट यहाँ पे डिमांड की बात हो रही है, तो डिमांड में सेल आउट का नहीं, बस कंज्यूम करने की बातें होगी। हाँ, तो वो नहीं खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि उनको भी गोल्ड की जरूरत नहीं है, वो बाद में भी खरीद सकते हैं। तो उसका जो है ना वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब जो खींच सके, जो डिमांड चेंज हो सके ज्यादा, और इन इलास्टिक मतलब प्राइस कितने भी बढ़ जाए वो डिमांड चेंज नहीं होगी, मैम थोड़ी ये कम हो जाए। मैम ये गोल्ड का प्राइस तभी डिक्रीज हो सकता है ना जब मैम गोल्ड ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाए। गोल्ड प्रोड्यूस नहीं होता और गोल्ड को
ढूंढा जाता है, खदानों में से मिलते हैं। अबे हाँ हाँ, ज्यादा मिल जाए, प्रोड्यूस हो जाए। अबे प्रोड्यूस का मतलब नहीं समझ रहा है, ढूंढना अलग होता है, प्रोड्यूस उसके आगे उसके एक मैन्युफैक्चरिंग अलग होती है। गोल्ड निकाला और बेच दिया तो होता है, अलग होता है भाई, उसमें भी नहीं पता, मैन्युफैक्चर होता है। अरे पक्का है, बेसिकली अलग ना होता है। ये हाँ जो तो फिर गोल्ड वही होता है, तो, ज्यादा अगर मार्केट में आया है गोल्ड तो प्राइस कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड ऐसा का नहीं एक होगा। अलग ही उसका प्रोसेस एक अलग ही होता है। गोल्ड तो हम फिर इजीली price भी खरीद, कम हो जाता है गोल्ड का प्राइस भी कम हो जाएगा। हाँ मैं वही कह रही हूँ ना, गोल्ड का एक प्रोसेस ही अलग होता है, और मुझे भी इतने अच्छे से नहीं पता गोल्ड का जो प्रोसेस है। बट ये कहते हैं ना कि अ, इसका तो मुझे भी ढंग से नहीं पता कि गोल्ड का प्राइस कैसे बढ़ता है, कैसे क्या, मतलब मुझे इतना पता है कि इसका जो प्रोसेस होता है अलग होता है। नॉर्मल किसी भी चीज की मतलब कमोडिटी हो गया ना, उसका प्राइस बढ़ना इंक्रीज होना एक अलग चीज होती है, और गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होना और गोल्ड डिक्रीज का होना एक अलग होता अलग है, मेथड होता है। हाँ, एक अलग ही गोल्ड और प्रोसेस है डायमंड ये। का अलग होता है, गोल्ड और डायमंड का अलग होता है। तो इसका ना मैं कल तुम्हें पता करके बताऊंगी, क्योंकि ना मुझे भी पता नहीं है, तो आधी अधूरी नॉलेज देके कोई फायदा नहीं है। ओके मैम। हाँ, तो इलास्टिसिटी सबको समझ आ गया? यस मैम, समझ आती है। यस मैम। ठीक है, अब आया हमारा मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे मेजर करते हैं, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। पहला है मेजरमेंट परसेंटेज मेथड। परसेंटेज क्या है, ठीक है, तो ईपी मतलब होता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी, ठीक है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस, पी मतलब इनिशियल प्राइस, एंड क्यू मतलब इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। ये चीज हमारे मेन टर्म्स है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ईपी हमारा क्या होता है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, मल्टीप्लाई में इनिशियल प्राइस इनटू इनिशियल क्वांटिटी, मतलब स्टार्टिंग में जो क्वांटिटी था और स्टार्टिंग में जो क्या कहते हैं उसको प्राइस था, ठीक है। तो वही मान लेते हैं, चेंज हमारा क्या था यार, 25 डिवाइडेड बाय 20 था, जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल में किया था। मल्टीप्लाई पहला क्या था 50 डिवाइडेड बाय 20। ये समझ आया ना मैं कैसे बोल रही हूँ 50-20? यस मैम। मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिया था ना, तो उस हिसाब से। तो इसको फिर नॉर्मली सॉल्व करके जो आंसर निकलेगा वो हमारा होगा परसेंटेज मेथड से, जो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। एक बार फिर से बता सकते हो? हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के कुछ मेथड्स हैं। तो पहला मेथड जो है वो है हमारा परसेंटेज मेथड, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये जो फॉर्मूला होता है ना, इस फॉर्मूला का हम यूज करके प्राइस इलास्टिसिटी को निकालते हैं। वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा, वो भी नीचे लिखा हुआ है कि कैसे कैसे वो आएगा, उसकी कंडीशंस भी है। तो पहले सॉल्व कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ। डेल्टा क्यू मतलब होता है कि क्वांटिटी में कितने चेंजेस है। जैसे मैंने ऊपर वाले डायग्राम में तुम लोगों को समझाया था ना, प्राइस 50 था तो क्वांटिटी हमारी कितनी थी 20। जब हमने प्राइस कम कर दिया 25 कर दिया, तो क्वांटिटी कितनी होगी हमारी 40। तो चेंजेस 40। कितने आए प्राइस में, 25 रुपीज का जब चेंज आया तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया 20 का, ठीक है। तो यही मैंने लगा, तो चेंज इन क्वांटिटी हमारा आएगा 20 और चेंज इन प्राइस आएगा हमारा कितना 25। अब मल्टीप्लाई, ठीक है, पी और क्यू। पी क्या था हमारा स्टार्टिंग में, प्राइस क्या था 50 रुपीज, 50 रुपीज प्राइस था ना, 50 रुपीज डिवाइड बाय हमारा क्यू क्या था, क्वांटिटी तब क्या थी 20। तो 50/20 लिखेंगे, फिर इसको पूरा सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा हमारा वो होगा हमारा ईपी। ईपी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। इसका एक और ये फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पर मुझे जितना लगता है कि ऊपर वाला मेथड ज्यादा सिंपल था। इसमें तुम्हें पहले उनकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, उसके बाद सॉल्व करना होगा। इससे अच्छा तुम बस ऊपर वाले मेथड से निकालना, ठीक है। परसेंट ऑफ प्राइस। हाँ, इसको बस नॉर्मल आप लोग लिख लेना, मतलब कॉपी में, ताकि पता हो कि हाँ इसके दो फॉर्मूले हैं, ताकि कभी क्वेश्चन आ जाए ना एक नंबर में कि इसके अलावा इसका क्या फॉर्मूला है, तो तुम बता सकते हो। तो ये था हमारा परसेंटेज मेथड। उसके बाद आया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड।
It measures price elasticity of demand on the basis of change in total expenditure incurred on the commodity by a household due to change in price. There are three conditions. ठीक है, अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में भी तुम्हारा जो फॉर्मूला है ना सेम वही लगेगा, ठीक है, पर रीजन क्या है इसमें, उसमें क्या होता है हमारा, हम इनिशियल से मल्टीप्लाई करते हैं ना, पर इसमें इनिशियल से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसमें बस ये देखना है कि हमने कितना एक्स्ट्रा खर्च किया, एक मतलब कितना एक्स हमने एक मिनट, हाँ, तो इसमें बेसिकली ये बोल रखा है कि टोटल जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ होगा ना उसको कंपेयर करते हैं इसमें, ठीक है, जैसे हाँ, जैसे हमारा पहले क्या था 50 रुपीज उसका प्राइस था, तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी थी 20, तो इसमें क्या होगा 50 अपॉन में 20 आएगा, 50 को 20 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो हमारा होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, और उसमें भी सेम होगा, जो हमारा कितना एक्सपेंडिचर उसमें हुआ था, तो जब हमने प्राइस कम कर दी तो 25 रुपीज का एक्सपेंडिचर हुआ था, तो 25 अपॉन में प्राइस हमारा कितना था, हाँ 25 अपॉन में हमारा तब प्राइस कितना, एक मिनट कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, एक मिनट ना, मुझे बस 2 मिनट दो आप लोग। ओके मैम। गौतम वो सुन, जो मैंने बोल लगा रखा था पता है कौन है ये? और कौन है बता? गोस्ट राइडर डीसी का विलन है, और कुछ गोस्ट राइडर विलन थोड़ी ना डीसी का। नहीं तो क्या है बताइए आप जरा। विलन नहीं है भाई, देख सबसे पहले कुछ होता है इसको तो उसके अंदर नहीं क्या ताकत जैसी आ जाती है, तो फिर एक वो नहीं है, क्या नाम है उसका, उसका कुछ नाम है बे, वो उसको मारने की कोशिश करते हैं। नहीं तो ये हीरो है क्या? हीरो है ये, मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ, विलन बोल रहा है। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। विलन नहीं है ये। अरे गोस्ट राइडर बस हाँ वो कहते हैं ब्लैक सोल, ब्लैक सोल है क्या नाम है उसका, वहीं से मैंने फुल मूवी देख के आता वहीं से फोटो चुरा रखी मैंने। है। और मेरा क्या है? अरे तेरा तो थॉर पॉर है, इतना अच्छा नहीं है। एसगार्ड का है, हेलो, गॉड है। होगी बात बेटा आप लोग की, पढ़ने भी मत दो तुम लोग मुझे। गोस्ट राइडर बोलो मैम। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि ये था बेसिकली मेजर्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होते हैं इससे ना हम ये चेक करते हैं कि प्राइस जब चेंज होती है कमोडिटी की, तब जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करते हैं वो क्या होता है, उसका क्या रेट होता है, बेसिकली ये करते हैं। तो पहला हमारा है when due to rise or fall in the price of the good total expenditure unchanged, जब भी हमारा जो प्राइस होगा वो ज्यादा होगा या फिर प्राइस जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये कि कब जब प्राइस होगा ना हमारा या तो वो ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब प्राइस अगर हमारी इंक्रीज हो जाती है गुड्स की या फिर डिक्रीज हो जाती है तो जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होगा उसमें कोई खर्च कोई भी वो नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज रहेगा। दूसरा जो हमारा when due to fall in price total expenditure goes up and due to rise in price total expenditure goes down,
पहले में कुछ बोल रहे, दूसरे में कुछ बोल रहे। गलत बोल रहे हैं ना? पता नहीं, मैं तो जब मैंने पढ़ी थी ना 11th में, तो मैं तो एक ही मेथड पढ़ा था। मैम पता आप नहीं अभी क्यों कौन? मेरा भी फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगा। अच्छा, कॉलेज का 12 पास आउट। 3 साल पहले पढ़ा था मैम अपने 11th। 3 साल हो गए। चलो इसके लिए ना मुझे तुम्हारी क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी अभी समझ नहीं आ रही क्या कहना चाहता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, तब तक इसको ना नोट करके रखना, फिर मुझे बताना कल, ठीक है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड नोट कर लो इसको। तब तक हम ज्योमेट्रिक मेथड देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ लोअर। ये देखो फालतू के पॉइंट्स है ये 2 पॉइंट्स कभी नहीं आते। टोटल एक्सपेंडिचर ज्योमेट्रिकल मेथड। रीजन बताऊं कि ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है ना हमारा, इसका फॉर्मूला नहीं दे रखा, पहली बात। दूसरा, इसको बस समझाने के लिए बता रखा है, वो भी बहुत कंफ्यूजिंग वे में। और तीसरा जो हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड है, इसमें बेसिकली हमारे सेगमेंट्स करवाएंगे, और सेगमेंट्स तो तुम्हें भी नहीं पता होगा सेगमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये मैथ्स का टर्म है। देन ऑल्सो मैं एक बार ब्रीफिंग कर देती हूँ कि ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ द लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व with the length of upper segment of demand curve at that point. The value of ED is unity at midpoint of any linear demand curve. कितना गंदा लिखा हुआ है इसमें, सीरियसली। इसको भी लिख के रखना, ज्योमेट्रिक मेथड। ये देखो इस पे 3 डायग्राम दे रखे हैं। दोबारा बताना। क्या दोबारा बताओ? ज्योमेट्रिक मेथड। मैंने कहा कि एक्सपेंडिचर मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड को ना आप नोट करके रख लो कहीं। इसको ना मैं कल समझाऊंगी। वैसे कल हमारी बिजनेस की क्लास होगी, पर मैं कल इसको स्टार्टिंग में बता दूंगी कि मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। लेट कौन लेट आया? अब जो लेट आया वो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे ये चैप्टर आज कंप्लीट करना, आप डाउट बाद में पूछना, ठीक है? तो वो 2 पॉइंट्स लिख लेना आपने, वो तो कल मुझे याद दिलाना। फिर हम आगे कर रहे हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है ये, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ना, वो हम बनाते हैं या फिर हमें पता चलता है ये इलास्टिक है या नहीं है, ठीक है? इनके फैक्टर्स होते हैं। तो पहला तो है हमारा नेचर ऑफ द कमोडिटी, कि वो कमोडिटी कैसा है, ठीक है? तो नेचर में हमारे 2 आते हैं, एक तो आता है बेसिक और एक आता है हमारा लग्जरी। अब बेसिक नीड्स क्या होते हैं, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, रोटी कपड़ा मकान। तो बेसिकली ये होता है कि हमें शेल्टर की भी जरूरत होती है, हमें खाने की फूड की भी जरूरत होती है, रोटी कपड़ा, हाँ, और हमें क्लोथ्स की भी जरूरत होती है। तो ये हमारे बेसिक नीड्स हो गए। तो इनकी प्राइस कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, जो इलास्टिसिटी होगी, सॉरी जो डिमांड होगा, वो ज्यादा कम नहीं हो सकता, वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये क्या होंगे, जो बेसिक नीड्स वाले प्रोडक्ट्स होंगे। हाँ, मकान मतलब ये मत सोचो फ्लैट की, मतलब थोड़ा सा शेल्टर। यस मैम, समझ गया। हाँ, कुछ भी। तो वही नेचर ऑफ कमोडिटी में वो होता है, जो बेसिक नीड्स होते हैं उनका बेसिकली जो हमारा इलास्टिसिटी होता है वो इनइलास्टिक होता है, और जो लग्जरी होता है मतलब हमारी कार हो गई या फिर हमारा गोल्ड हो गया या फिर जो भी लग्जरी की चीजें होती है, वो हमारे होता है इलास्टिक। मतलब अगर प्राइस उनकी ज्यादा है तो उनको ना भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? दूसरा है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब ये होता है कि अगर उसके बदले कुछ और, ठीक है? जैसे मैंने बताती हूँ, जैसे हमारे पास कोक है, ठीक है? अब हमें कोक पीना है, पर अब दुकान में गए, हमें कोक नहीं मिला, तो हमें क्या मिला, पेप्सी मिल गई। तो हम पेप्सी भी ले लेते हैं क्योंकि कोक और पेप्सी बहुत से सिमिलर होता है, ठीक है? तो यही हो गया कि क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है, तो इसकी डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक। इलास्टिक मतलब इसकी डिमांड मतलब जो जीरो हो सकती है, अगर वो नहीं है तो हम दूसरा ले लेंगे।
यूटिलिटी तो हमें सेम ही मिलेगी। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं ना, कार है, कोई रेड में तो कोई ब्लू में, कोई भी ले लो, बात एक ही है। हाँ वही, मतलब यही इसमें यही बोल रहे हैं कि जिस भी गुड्स के सब्स्टिट्यूट होंगे, मतलब उसके बदले में कुछ और यूज कर सकते होंगे, वो हमारे इलास्टिक होते हैं। हाँ, वो हमारे इलास्टिक होते हैं, और जिनके सब्स्टिट्यूट नहीं होते वो हमारे इन इलास्टिक होते हैं। ठीक है। अब दूसरा है हमारा इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर। अब जो कंज्यूमर का इनकम लेवल जो है, अब कंज्यूमर का इनकम अगर ज्यादा होगा तो जो गुड्स होंगे वो क्या प्राइस होंगे, हाई होगी। उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी। हाँ, ज्यादा। और जब डिमांड कम होगी तो फिर क्या होगा, उसका जो डिमांड होगा वो भी कम होगी। ठीक है, बट इसमें भी ये चीज नोटिस करना, इसमें भी जो गुड्स बेसिक नीड्स वाले होंगे ना, उनकी जो वो होगी इलास्टिसिटी होगी, वो इन इलास्टिक होगी, और जो लग्जरी होंगे उनका जो इलास्टिसिटी होगा वो इलास्टिक होगा, क्योंकि लग्जरी को वो अवॉइड कर सकते हैं, बट जो बेसिक नीड है उसको अवॉइड नहीं कर सकते। जो पहला था ना हमारा, थर्ड पॉइंट में भी सेम वही चीज है। उसके बाद आया हमारा प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटी। अब प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटी, अगर प्राइस ज्यादा होगी तो फिर क्या, वो उनकी अगर बेसिक नीड्स नहीं हुई वो, तो क्या होगा, इन इलास्टिक हो, हाँ नहीं लेंगे, इलास्टिक होगी। और अगर बेसिक नीड होगा तो हम लिखेंगे इन इलास्टिक, प्राइस अगर ज्यादा हो रही है या फिर कम हो रही है तो। ठीक है, बेसिकली यही चीज है। फिर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में भी हमारा सेम चीज है। एक टाइम पीरियड तक सेल लगी होती है, तुम लोगों को पता होगा कि कभी Yes, सेल ma'am. लगी हुई है, जब सेल लगी होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, और जब सेल नहीं होगी तो डिमांड कम होगी। तो सेल के टाइम पे जो होगा, हमारी जो डिमांड होगी वो इन इलास्टिक होगी, और जो नॉर्मल टाइम पे होगा वो हमारा इलास्टिक होगा। इन इलास्टिक और इलास्टिक मतलब होता है, इन इलास्टिक मतलब होता है जो चेंज ना हो जिसकी डिमांड, और इलास्टिक मतलब होता है जो चेंज हो जाए। उसके बाद आया हमारा डिफरेंट यूज ऑफ द कमोडिटी। अब डिफरेंट यूज ऑफ द कमोडिटी मतलब होता है, ये एक तरफ से हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगी। ठीक है, जैसे हमारा हो गया चाय और चीनी। हाँ, चाय चीनी। अब बिना, कभी तुमने चाय बिना चीनी की पी है? मैंने भी है। नहीं पी है? तुम मैम तो मैंने सब पिए पीते एक बार। हो, अजीब ही हो यार तुम लोग तो। गुड़ के नहीं साथ मैम, नहीं एक चलो पिए। कोई शुगर। नहीं, चलो ठीक है ठीक है। तुमने चावल कभी बिना डाल के खाया है? बिल्कुल हाँ वो प्लेन भी वाला जो खाया चावल होता है। यस मैम। है। मैंने खाया है। नहीं, प्लेट वाला नहीं खाया है। मैंने खाया है। मैंने खाया है। फ्राइड राइस जिसे बोलते हैं। अरे बिल्कुल सादा बोल रही है मैम, बिल्कुल हाँ मतलब वो चावल। भूख में था तो मैंने खा लिया, स्कूल से जब आया एक बार देर में। ऐसे ही, कुछ भी नहीं उस अरे पे। ठीक है, नहीं खा सकता। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने पानी कभी बिना ग्लास या बिना बोतल के पिया है? यस हाँ मैम, मैम, पिया है। मैम शादी में जग से निकाल के सीधा पी लिया। मतलब कोई कम्युनिटी तो चाहिए ना, किसी के अंदर से पियोगे पानी को, वैसे ही तो नहीं पी सकते, या तो हाथ से पियोगे, पर कुछ तो चाहिए ना मैम पानी नल पीने के के से लिए। आए। ये मैम एक बच्चा तो मैं मुंह से पी रहा था, सीधा मुंह ही डाल दिया उसमें और पूरा पी गया ऐसे ऊपर को। हाँ, तो पानी पीने के लिए मुंह भी तो चाहिए ना, ये तो हाँ मानते वो हो कि मुंह चाहिए। हाँ वो तो चाहिए। हाँ फिर हाँ, तो बेसिकली ये कि हर एक कॉमेडी का डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है। अब ये देखो, जिस चीज को जिस चीज का मल्टीपल यूज हम कर सके, जैसे हमारी मान लो ग्लास हो गया। ठीक है, तो ग्लास में हम पानी भी पी सकते हैं, पेप्सी भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, और भी कुछ कुछ होता है वो भी पी सकते हैं। तो ग्लास बहुत सारे यूज में आ गया। ठीक है, और हमारे पास एक वो है, क्या एग्जांपल दूं, मतलब मैम कुछ भी बैग एक चीज, नहीं बैग का नहीं दे सकते, मतलब कुछ भी एक चीज मान लेते, एक चीज मान लेते हैं जिससे बस एक काम होता है, और एक चीज मान लेते जिससे बहुत सारे काम होते हैं। तो इंसान मैम जैसे कपड़े हैं, हम हमारे पास जो कपड़े हैं बस हम पहन सकते हैं, और कोई थोड़ा लगा सकते हैं। क्यों? मतलब कुछ भी और भी कोई मानते हैं। कोई बस पहन सकता है 5 मिनट तेरे बचा साइज है, का। तेरे मुझे साइज ये का कोई नहीं पहन चैप्टर सकता खत्म तेरे करना है, कपड़े। कर लेने दो मुझे चैप्टर खत्म यार आज प्लीज। हाँ, फिर उसके बाद है डिफरेंट यूज वाला जो है, जिसका चार मल्टीपल यूज होगा उसकी जो प्राइस 4 मिनट में होगी कैसे वो, कंप्लीट है? हाँ मैम मोबाइल मैम गेम खेलने के लिए भी हो सकता है, न्यूज देखने के लिए भी, क्लासेस लेने के लिए भी। ठीक है ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हो गया आपका खत्म? सुनाओ मैम। हाँ हाँ, तो मैं ये बोलती, मान लेते हैं दो गुड्स है, एक गुड जो है
उसका बहुत सारा यूज है, बहुत तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है उसको बस एक ही तरह से यूज कर सकते हैं। तो जो मल्टीपल यूज वाला गुड होगा उसका ज्यादा डिमांड होगा ना, क्योंकि उससे वैसे ही बहुत काम होगा, और जो दूसरा वाला उससे कम डिमांड होगा। तो यही कहते हैं जो वन टाइम हम यूज कर सकते हैं उसका जो डिमांड होता है वो इलास्टिक होता है, और जो बहुत सारे मतलब टाइम हम यूज कर सकते हैं मल्टीपर्पज गुड्स जो होते हैं उनका जो डिमांड होता है वो inelastic इनइलास्टिक होता है। होता है। हाँ, फिर हमारा आया जी, बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। अब बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर मतलब उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। जब उसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी उसकी डिमांड हमारी क्या होगी, इनइलास्टिक, और जो दूसरा गुड होगा उसकी डिमांड होगी इलास्टिक। तो बेसिकली यही है। तो इसमें मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस आ जाता है। जो जी वाला है उसको जब जिस चीज की जरूरत होगी उसकी डिमांड होगी इनइलास्टिक, और जिसकी नहीं होगी वो होगा इलास्टिक। ठीक है, उसके बाद आया हमारा एच। एच है हमारा पोस्टपोनेंट, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। बोल देना। हाँ, पोस्टपोनमेंट मतलब ऑफ कंजप्शन मतलब होता है जब हम कुछ चीज पोस्टपोन कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने सोचा, हाँ जैसे हमने आज सोचा कि हम आज बर्गर खाएंगे, ठीक है, बट किसी रीजन से या पैसे खत्म हो गया, टाइम नहीं मिला या लेट हो गए, तो हमने क्या कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया कि अब आज नहीं खाएंगे, हम कल खाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली यही होता है कि कुछ गुड्स होते हैं जिनके हम काम पोस्टपोन कर सकते हैं या जिसको हमें जरूरत ज्यादा नहीं होती, उसकी जो डिमांड होती है हमारी वो इलास्टिक होती है। और जैसे ये कि हम घर आके खाना खाते हैं, ठीक है, या पानी पीते हैं, खाना छोड़ो पानी पीते हैं, तो घर आके हमें पानी पीना ही है। हम ये नहीं कहेंगे आज नहीं पियेंगे भाई 2 दिन बाद पियेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। घर आके हमें पानी पीना ही है। तो जो पानी की डिमांड होगी वो क्या होगी हमारी इनइलास्टिक। ठीक है, तो मतलब यही होगा, कुछ गुड्स को जिनको पोस्टपोन नहीं कर सकते उनकी जो डिमांड होगी हमारी होगी इलास्टिक, सॉरी उनकी जो डिमांड होगी हमारी होगी इनइलास्टिक, और जिनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं उनका जो डिमांड होगा वो होगा हमारा इलास्टिक। ठीक है, क्लियर हुआ पूरा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो दो मैंने बताए थे टोटल एक्सपेंडिचर और ज्योमेट्रिकल जो भी था, दो थे, इनको छोड़ के पूरे चैप्टर में किसी को कोई भी डाउट है? सन्नाटा छा गया। मैम बी वो क्लियर है? बी वाला। हाँ, इसी का बी वाला, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बी वाला। मैम एक बार देखना पड़ेगा फिर हाँ बताएंगे। मतलब मैं अभी बता रही हूँ, अभी तो कुछ नहीं है ना, फिर कल आप लोग पूरा पढ़ के आना, उसके बाद मुझे डाउट्स यस बताना। मैम, ठीक है, कल वही तो। बिजनेस की क्लास होगी आप लोगों की, तो कल में ठीक है डाउट्स मैम, ले कल लो बता या फिर देंगे। नेक्स्ट वीक ही ले लो डाउट्स। आपका मन में। ठीक है मैम, एज योर विश। नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि बिजनेस और इकोनॉमिक्स में दोनों डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं ना, शायद ये सब सेम है। नहीं मैम, सेम सेम। सिमिलर ही है। अच्छा कौन चलो बोल- मैं पता करती हूँ। मैम चलो फिर कल हमारी बिजनेस स्टडीज की क्लास होगी, आप लोग की एक बार पूरी तरह से पढ़ ले ना, तो मैं नोट्स भेज दूँ फिर आज इसके? भेज दो मैम, लेकिन होगा तो नहीं। नहीं होना नहीं है, मैं बस आज मैम नोट्स पढ़ भेज दूंगी, लेंगे। और बाकी हाँ पढ़ लेना, कॉपी मत करना, क्योंकि ना मुझे पिछले वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी तो भेजने हैं, तो मैं बस नोट्स भेज दूंगी। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, बस 1 मिनट बचा है। टाटा, क्या मैम? बाय 1 बाय। मिनट बचा अच्छे है। से पढ़ लेना प्लीज। हाँ हाँ, हम आपके बोलते चलो फ्लाई अच्छे से लाए। पढ़ लेना चैप्टर को। अरे अच्छा, बाय बाय बोल रही थी। फ्लाई लाए। ज्यादा सुनते हो दीपांशु।